गुड मॉर्निंग फ्यूचर सीएस। आज अपन करने जा रहे हैं सी एंटर जैन 25 के लिए रिवीजन सीरीज की शुरुआत, जिसमें अपन क्वेश्चन बैंक के साथ साथ पूरा का पूरा ये चैप्टर भी डिस्कस करा करेंगे। तो बेसिकली पहले अपन चैप्टर की रिवीजन वीडियो बनाएंगे, उसके बाद में एक सेपरेट वीडियो में अपन क्वेश्चन बैंक कवर करके अपना कॉन्फिडेंस रेडी कर लेंगे इन एग्जामिनेशंस के लिए, और अपन इस एग्जाम्स को एकदम अच्छे से क्रैक करके आएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 के रिवीजन की शुरुआत करते हैं, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, जो कि बात करता है कि ऑडिट जो डिराइव हुआ है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जो कि वर्ड था ऑडायर, जिसका मतलब है टू हियर। तो पहले के टाइम्स में ऑडिटर को बेसिकली अकाउंट्स को सुनाया जाता था और इससे ये पता लगाना पड़ता था कि कोई गलतियां तो नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अभी ऑडिट की बात भारत के कंटेक्स्ट में बात करें तो कौटिल्य ने 4th सेंचुरी बीसी के अंदर बात करी थी कि ऑडिट क्या होता है। उसमें अकाउंटिंग ईयर के बारे में बात की हुई थी, उसमें क्लोजर ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात की थी, और साथ साथ में उसके ऑडिट के बारे में भी बात की गई थी, और जो पीरियोडिकल वेरिफिकेशन कैसे होना चाहिए वो भी उसमें समझाया गया था। तो अगर आप देखो तो भारत के कंटेक्स्ट में कौटिल्य ने बहुत ही पहले इस किताब में लिख दिया था व्हाट इज अकाउंटिंग ईयर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिकल चेकिंग, और क्या मिसस्टेटमेंट हो सकती है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू द अब्यूज ऑफ पावर। कोई अपनी पावर, कोई अननेसेसरी खर्चा ऑथराइज करके कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिसस्टेट कर सकता है। अभी भारत का फर्स्ट ऑडिटर जनरल 1860 में ब्रिटिश इंडिया में अपॉइंट हुआ, जिसको बाद में नाम जाके C&AG दे दिया गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हर एक बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर को अपॉइंट करता है। तो C&AG बेसिकली फर्स्ट 1860 में बना इन द ब्रिटिश इंडिया, देन इट बिकेम द ऑफिस ऑफ C&AG, जिसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दी गई। फिर ICAI बना इन 1949। अभी ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? मैंने बोला ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किस चीज का? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है? ये एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, चाहे वो प्रॉफिट कमाती हो या ना कमाती हो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो LLP हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो। तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑफ एन एंटिटी, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form। अब ये हम एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं? ताकि हम ओपिनियन दे पाए। हम ओपिनियन कैसे देंगे? हम रिटर्न रिपोर्ट के थ्रू अपना ओपिनियन देंगे। तो बेसिकली ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है एक एंटिटी का, चाहे वो प्रॉफिट कमाती हो, छोटी हो, बड़ी हो, ताकि हम अपना एक्सप्रेस कर पाए ओपिनियन। अभी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? मैंने बोला इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब है कि मेरी जजमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। तो मेरी जजमेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ इट, राइट। अभी आपको बेसिकली ओपिनियन देना है। ओपिनियन आप कैसे दोगे? थ्रू अ रिटर्न रिपोर्ट। आप एक रिटर्न रिपोर्ट बनाओगे और आप अपना ओपिनियन दोगे। तो बेसिकली इसमें आपको क्या क्या चीजें इंश्योर करनी है? तो मतलब ऑडिट का पर्पस क्या है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, है ना। अब चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, राइट। अभी आप इसके लिए क्या चेक करोगे? आप ये इंश्योर करोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप क्या देखोगे? जो भी एंट्रियां डली है वो प्रॉपर्ली सपोर्टेड है बाय वाउचर्स, बिल्स, डॉक्यूमेंट्स। तो दे आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, है ना। मतलब एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस की ट्रांजैक्शन हुआ है, अकाउंट्स इन्हीं एंट्रीज के बेसिस पे बने हैं, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्हीं के बेसिस में बने हैं, और कोई भी एंट्री छूटी नहीं है फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैंने बोला एंट्रीज आर एडिक्वेटली सपोर्टेड, अकाउंट्स इन्हीं एंट्रीज के बेसिस पे बना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे बने, और कोई भी एंट्री छूटी नहीं है फ्रॉम द कंपाइलेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली प्रेजेंट है, डिस्क्लोज्ड है, एंड दे आर वेरी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, और वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस एग्जामिनेशन के लिए कि ऑडिटर का पर्पस है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, है ना, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। बट अब आप जब वेरिफिकेशन करोगे, आपको एक रिटन रिपोर्ट देनी है, तो आपको इंश्योर करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसलीडिंग टू एनीबॉडी। तो अब आप इसके लिए क्या करोगे? आप ये देखोगे एंट्रीज कोई भी मिस नहीं हुई हैं, दे आर एडिक्वेटली सपोर्टेड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन्हीं एंट्रीज के बेसिस पे बना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली प्रेजेंट, डिस्क्राइब एंड डिस्क्लोज हुए, एंड
दे प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। अभी ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट का अपन ने मतलब समझ लिया है कि जजमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट, ठीक है। अब आप बेसिकली ऑब्वियसली बात, अपने भाई का ऑडिट नहीं कर सकते। और यहाँ पे लेट से आपके, अगर आपने खुद ही इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपका एक तरीके से इंडिपेंडेंस नहीं है, यू आर नॉट एन इंडिपेंडेंट सीए, राइट। तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, तो ये यहाँ पे भी आप ऑडिट नहीं कर सकते। तो या तो आप अपने भाई का भी ऑडिट नहीं कर सकते, ना ही उस कंपनी में ऑडिट कर सकते जिसमें आपने शेयर होल्ड कर रखे हैं, करेक्ट। ये एग्जांपल था ऊपर जो अपन ने कवर किया। ऑल्दो कंपनीज एक्ट में कुछ लिमिट है जो अलाउड है कि आप इतने शेयर्स होल्ड कर सकते हो, बट बहुत ही नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स होते हैं। तो अब प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, ये भी हमने समझ लिया। अब हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं ताकि हम ओपिनियन दे पाए। अभी आपको बेसिकली मैनेजमेंट का काम है फिनेंशियल स्टेटमेंट का बनाना, ऑडिटर का काम है अपनी रिपोर्ट के थ्रू, रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू ओपिनियन को एक्सप्रेस करना। बट उसको ये इंश्योर करना है कि अकाउंट्स बुक्स ऑफ एंट्रीज के बेसिस पे बने, जो भी हमने ऊपर चार्ट में पढ़ा। एंट्रीज सपोर्टेड है बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, कोई भी एंट्री छूटी नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर क्लियर एंड अनएम्बिगुअस एंड प्रॉपर्ली डिस्क्राइब, डिस्क्लोज हुए, प्रेजेंट हुआ है एंड दे प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। अभी बेसिकली अपन चलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग के बारे में बात करते हैं। तो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, मैंने बोला ऑडिटिंग में हम रिव्यू क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द आउटपुट ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस। तो बेसिकली हम वही चीज रिव्यू कर रहे हैं विच इज द आउटपुट, विच इज द रिजल्ट ऑफ द ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस। अब बेसिकली ऑब्वियसली बात है, आप ऑडिट करते वक्त आपको साउंड नॉलेज होनी चाहिए ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तभी तो आप ऑडिट कर पाओगे कि भाई सही से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो मैंने बोला ऑडिट में हम रिव्यू क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिजल्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। ये भी इस बार के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ऑडिट एंड अकाउंटिंग, फिर ऑडिटिंग एंड लॉ। अभी आपको बिजनेस एंड टैक्सेशन लॉज के बारे में पता होगा, तो दिस विल हेल्प ऑडिटर टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अ बेटर वे। आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अभी आपको ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में पता चलना चाहिए। जैसे आज की डेट में ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है, तो उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बहुत हाई हो सकते हैं, राइट। तो मैंने बोला यू हैव टू बी फेमिलियर विद द ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरमेंट, तो आपको उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। अभी आप बिहेवियरल साइंस, मतलब आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी बात नॉलेज होनी चाहिए। उसका रीजन क्या, आपको बात करनी है, आपको इंक्वायरीज करनी पड़ेगी, तो आपको बेसिकली बिहेवियरल साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए। आपको स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसका कारण क्या है? स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आप सैम्पलिंग करोगे एंड मैथमेटिक्स के थ्रू आप लेट से इन्वेंटरी वेरिफिकेशन, अगर कुछ उसमें हेल्प चाहिए हो तो। ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग, आपको आईटी एनवायरनमेंट के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेट्स से रेशियो एनालिसिस, फंड्स फ्लो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रेशियो एनालिसिस, इन सब के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप अपना ऑडिट कैरी आउट कर सको। अभी पेपर में सितंबर 24 में रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि कौन से रेशियोज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। तो दिस इज, यू कैन थिंक कि ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोथ आर रिलेटेड, क्योंकि आज की डेट में शेड्यूल 3 खुद बोलता है कि आपको कुछ मैंडेटरी रेशियोज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने हैं। एंड आपको फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे बिहेव करते हैं, राइट। अभी आपको क्लाइंट के प्रोडक्शन या कॉस्ट सिस्टम के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। अभी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, अभी अपन सबसे पहला स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग SF 200 जो की बात बताता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमें पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, है ना। तो मैंने बोला ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर कि ये पहला ऑब्जेक्टिव है कि मुझे रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब उसमें कोई भी बहुत बड़ी गलती नहीं है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। हो सकता है मिसस्टेटमेंट हो बट मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। अब मुझे ये मतलब बेसिकली मुझे ये इंश्योर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ताकि मैं अपना ओपिनियन दे पाऊं दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द FRF। तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, चाहे वो फ्रॉड की वजह से है चाहे वो एरर की वजह से है, ताकि मैं अपना ओपिनियन दे पाऊं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली प्रेजेंट हुए इन अकॉर्डेंस विद
प्रिपेयर हुए, प्रेजेंट हुए इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। एंड अगर कोई मुझे गलती मिलती है, लेट्स से ऐसे 700 सीरीज के अंदर हम बात करते हैं कि मिस स्टेटमेंट्स को कैसे रिपोर्ट करना है, क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, वो अपन बात करेंगे जब ऐसे 700 की सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो मैंने बोला देखो ऐसे की सीरीज ऐसे 200, 300 प्लानिंग, ऐसे 400 स्पेशल टाइप्स ऑफ थिंग लाइक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज, ऐसे 500 एविडेंस, ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स, एंड ऐसे 700 में आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आती है। तो बेसिकली तो आपको रिपोर्ट ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको दो ऑब्जेक्टिव है। आपको पहले तो रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, चाहे वो फ्रॉड की वजह से हो, चाहे वो एरर की वजह से हो, ताकि आप अपना ओपिनियन दे पाओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। अभी रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है? मैंने बोला इट्स अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट इट्स नॉट अ एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट एश्योरेंस है कि इसके अंदर कोई भी गलती नहीं है, बट इट्स अ हाई लेवल बट इट्स नॉट अ कंप्लीट एश्योरेंस। अभी स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप ऑफ ऑडिट मींस, स्कोप मींस रेंज, रेंज मींस क्या रेंज है ऑडिट की, ठीक है। तो ऑडिट का पर्पस क्या है कि आप कॉन्फिडेंस बढ़ाए यूजर्स का इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स हो सकते हैं शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ठीक है। तो अब आप कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे? तो मैंने बोला आप ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ, जो हमने ऊपर पढ़ा कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड वी हैव टू ऑब्टेन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ एंड वी हैव टू रिपोर्ट इट, राइट। एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब क्या है? एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब क्या है? जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है ना, एक्सेप्टेबल है और या फिर दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। तो लेट्स से शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है? मैंने बोला स्कोप ऑफ ऑडिट में तीन चीजें कवर होती है। तो मैंने बोला ऑडिट शुड कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एन एंटिटी व्हिच आर रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपको सारी चीजें कवर करनी है बट ओनली दोस थिंग्स व्हिच आर रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी आपको देखना है कि जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो आपको मिले हैं, दैट आर सफिशिएंट बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा, इसके लिए आप देखोगे कि जो उनके जो बेसिकली जो उनका अकाउंटिंग सिस्टम है, जो उनके इंटरनल कंट्रोल्स है, और आप टेस्टिंग करोगे तब आप इवेल्युएट करोगे कि बेसिकली क्या वो इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एंड सफिशिएंट। तो मैंने बोला यू हैव टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एन एंटिटी which are relevant to the financial statements, very very important, ठीक है, जो कि important है to the financial statement। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें डे टू डे मैनेजमेंट अफेयर्स में घुसना है। लेट्स से मैनेजमेंट, लेट्स से वर्कर्स एक दिन के स्ट्राइक पे चले गए, तो वो हमारे लिए, हमें बस ये देखना है कि उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा, बट हमें ऑपरेशनल मैटर्स में नहीं घुसना है। वी हैव टू एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एंड सफिशिएंट। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम अकाउंटिंग सिस्टम को इवैल्यूएट करेंगे, हम इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करेंगे एंड वी विल कैरी आउट द अप्रोप्रिएट टेस्टिंग, इंक्वायरीज एंड प्रोसीजर्स। अब आपकी तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ऑडिटर कि प्रॉपर डिस्क्लोजर हो ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली आपको देखना है कि जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, ये जैसे लेट्स से अभी हमने स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट पढ़ा ना, जैसे सितंबर 24 में पूछा गया कि कौन कौन से रेशियो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड। अब आप देखोगे कि इसके आप कैसे इंश्योर करोगे? इट इज इंश्योर, मतलब आपको ये देखना है कि जो भी मैनेजमेंट की जजमेंट है दैट हैज बीन प्रॉपर्ली बेसिकली प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेसिकली अब आप देखो, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज दी प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हो। इसके लिए आप देखो कि क्या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, क्या शेड्यूल 3 बोलता है, एंड आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी ने जो अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करी है दैट इज कंसिस्टेंटली अप्लाइड, मतलब लास्ट ईयर भी वही अप्लाई हुई थी और वो कंसिस्टेंटली अप्लाई करता जा रहा है, ठीक है। एंड क्या वो सिलेक्शन सही है एंड वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हो पा रही है। तो यू विल हैव टू इवैल्यूएट कि कंपनी ने यही वाला सिलेक्शन क्यों किया। लेट्स से इंडेक्स मुझे अलाउ करता है फेयर वैल्यू मेथड भी और कॉस्ट मेथड भी, बट व्हाई आई हैव चोजन फेयर वैल्यू मेथड, ठीक है, रादर देन द कॉस्ट मेथड। तो यू हैव टू इवैल्यूएट क्या वो सिलेक्शन सही है, क्या वो सिलेक्शन सही है एंड क्या वो पॉलिसी अप्लाई हो रही है ऑन अ पीरियड टू पीरियड बेसिस। एंड फर्स्ट यू नीड टू इवैल्यूएट
then you need to think whether this selection is proper, and then third is whether this selection has been applied on a period to period basis. तो आपकी जो responsibility है, you have to cover all the aspects of an entity, you have to obtain the reliability and sufficiency of the financial information, जिसके लिए आप accounting systems, internal controls and आप प्रॉपर टेस्टिंग प्रोसीजर्स अपने कैरी आउट करोगे, एंड आप देखोगे यू हैव टू, थर्ड पॉइंट है बेसिकली आपका प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये हमने तीन चीजें पढ़ी है। अभी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होते हैं? मैंने बोला हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस को डिस्क्राइब करती है इन दी पास्ट, ठीक है। तो बेसिकली फाइनेंशियल टर्म्स में वो डिस्क्राइब करती है कि व्हाट हैज बीन द रिजल्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक इवेंट्स अकरिंग इन दी पास्ट पीरियड, ठीक है ना। अब जैसे मान लो परचेज एंड सेल, तो ये सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो अभी जो ऑडिट होता है दैट इज ऑफ अ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अभी आप व्हाट इज नॉट कवर्ड इन द स्कोप ऑफ ऑडिट, अब आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप बेसिकली एक लाइफ बता दो एक बिल्डिंग की, क्योंकि वो आपकी एक्सपर्टीज नहीं है। तो जो आपकी ड्यूटीज नहीं है दैट इज लाइक which falls outside the expertise of your domain, right? Like civil structure की लाइफ बताना, ठीक है, मशीनरी की बेसिकली आप कंडीशन देख के बता दो कि भाई कितनी लाइफ बची है, तो वो सब आपका काम नहीं है। यू आर नॉट एन एक्सपर्ट इन दी ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा डॉक्यूमेंट मतलब अच्छा नहीं है, कौन सा जाली डॉक्यूमेंट है। यू आर नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट, ठीक है। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉपर देखोगे नहीं कि सिग्नेचर्ड है, मतलब ये बेसिक चीजें तो आपको इंश्योर करनी पड़ेगी। एंड ऑडिट इन्वेस्टिगेशन की तरह नहीं है। यही पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भाई बताओ इस साल सितंबर 24 में, तो इट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलएस डूइंग। तो आपके पास सर्च, सीजर और बेसिकली जो कहूंगा सत्य कहूंगा वैसी पावर्स नहीं है। और इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन मींस इट इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स विद अ स्पेशल पर्पस। जैसे मान लो कि आपको लग रहा है कि यार फ्रॉड हो रखा है, तो जब आपने ऑडिटर को बुलाया कि भाई चेक कर कि फ्रॉड है या नहीं है, तो इट टेक्स द कैरेक्टर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अब आपको ऑडिट से क्या लेना है? ऑब्जेक्टिव तो हमें पता ही है। तो मैंने बोला स्कोप में क्या क्या आता है। यू हैव टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एन एंटिटी, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी। उसके लिए आप क्या देखोगे? अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल, यू विल कैरी आउट द एप्रोप्रिएट टेस्ट प्रोसीजर्स, यू विल हैव टू इंश्योर प्रॉपर डिस्क्लोजर, you have to express an opinion, responsibility of preparation and presentation आपकी नहीं है। आपको ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप मशीन की लाइफ बताओ, सिविल स्ट्रक्चर्स की लाइफ बताओ। you are not an expert into the authentication of documents, you are not doing an investigation। investigation का मतलब क्या होता है? you are critically examining the things with a special purpose। तो वो भी आप नहीं कर रहे। आपके पास ना सर्च एंड सीजर जैसी पावर है, ना आपके पास आप विटनेस को वो बुलवा सकते हो कि, ठीक है, तो वो पावर नहीं है। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? मैंने बोला इन्वेस्टिगेशन इज द क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स विद अ स्पेशल पर्पस। ये सितंबर 24 में ऑलरेडी आ चुका है, तो शायद जैन 25 के लिए इतना इंपॉर्टेंट ना हो। अभी कुछ कमियां हैं ऑडिट के अंदर। तो पहली कमी है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो मैंने बोला ऑब्वियस ही बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए मैनेजमेंट कुछ जजमेंट लगाता है। अभी ये जजमेंट हो सकता है कि भाई कुछ सब्जेक्टिव जजमेंट्स हो जो कि अनसर्टेनिटी को लीड करे, ठीक है ना। अब बेसिकली मैनेजमेंट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर डिवाइजिंग द इंटरनल कंट्रोल्स, बट कुछ बहुत कमियां हैं इंटरनल कंट्रोल्स की कि शायद वो ऑपरेट ही ना करे। लेट्स से एम्प्लॉयज कल्यूड कर जाए, उस कंट्रोल्स को होने ही ना दे, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है कि लेट्स से एक कंपनी में कंट्रोल था कि जो भी सामान आएगा उसमें जो बंदा रिसीव करेगा उस पर स्टैम्प करेगा, और अकाउंट्स पेबल वाला डिपार्टमेंट जब उस इनवॉइस की पेमेंट करेगा तो उसमें देखेगा कि स्टैम्प हुआ है। बट अब क्या किया, अकाउंट्स और गुड्स रिसीविंग दोनों वालों ने भाईचारा कर दिया। अब भाईचारे में क्या हुआ, सामान नहीं भी आया था तब भी गुड्स रिसीव वाले ने स्टैम्प मार दी और अकाउंट्स पेबल वाले ने उसकी पेमेंट कर दी। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल। तो मैंने बोला मैनेजमेंट जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है तो जजमेंट करता है, जजमेंट में सब्जेक्टिविटी होती है और इस वजह से अनसर्टेनिटी आती है। अब बेसिकली नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व जजमेंट, जजमेंट मींस सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी मींस अनसर्टेनिटी, और मैनेजमेंट एक्नॉलेज करता है कि भाई मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कंट्रोल्स को बनाने की, बट हो सकता है कि ये कंट्रोल चले ही ना।
हो, ठीक है। अब दूसरी लिमिटेशन है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ये क्वेश्चन हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ना। पहला पॉइंट हमने पढ़ा नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि भाई मैनेजमेंट जजमेंट लगाता है, इंटरनल कंट्रोल में आ सकता है, हो सकता है इंटरनल कंट्रोल को कल्यूड कर दिया गया हो ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल इटसेल्फ, ठीक है। अब नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर हम जो करते हैं वो सैंपल टेस्ट करके अपना ओपिनियन देती है ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। अभी हो सकता है मेरे पास पावर, अगर आपने डेटा नहीं दिया तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपका क्या बोल सकता हूं, मैं शायद अपने ओपिनियन में लिख दूं कि भाई मुझे डेटा नहीं मिला है, बट इससे ज्यादा मैं आपका कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। तो लीगल लिमिटेशन, देयर आर लीगल लिमिटेशन, ठीक है। और फिर अब हो सकता है कि मैनेजमेंट कुछ डिसऑनेस्ट पीपल के द्वारा बनी गई हो और वो कुछ ऐसी स्कीम्स बनाए जिससे वो फ्रॉड को कंसील कर पाए, फ्रॉड को छुपा पाए ऑडिटर से, या फिर वो मेरे सामने जाली कागज डॉक्यूमेंट दे जाए, ठीक है। हो सकता है कि एंटिटी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में एंटर करे जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पेपर ट्रांजैक्शन ना हो और बाकी हुए ही ना हो। लेट्स से मैंने सिर्फ एक एंट्री दे दी कि भाई मैंने आपको सेल करी है सिर्फ अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, बट एक्चुअल में ऐसी सेल हुई नहीं है। तो ऐसी मुझे रिलेशनशिप्स और बेसिकली मतलब ऐसी मुझे रिलेशनशिप्स और इसके लिए मुझे प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा कि भाई बेसिकली ऐसी चीजें ना रह जाए। तो मैंने बोला हम जो अपना काम करते हैं वो सैंपल के बेसिस पे करते हैं। फिर लीगल लिमिटेशन क्या है कि आपको शायद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, अगर आपको नहीं दी जाती तो आप ज्यादा से ज्यादा जो कर सकते हो वो आप रिपोर्ट कर सकते हो। अब मैनेजमेंट हो सकता है कि कुछ अनऑनेस्ट पीपल के द्वारा बनी गई हो जो बेसिकली आपसे फ्रॉड को छुपाया जाए, आपके सामने फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर दिए जाए, या फिर सिर्फ कंपनी ने पेपर ट्रांजैक्शन एंटर करी हो विद रिलेटेड पार्टीज और पैसा भी एक्चुअल में आया हो, बट दीज आर ओनली पेपर ट्रांजैक्शन एंड दीज आर नॉट दी एक्चुअल ट्रांजैक्शन। अब ऑडिट एक इज नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये हमने पढ़ा। ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, इट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द एलिज्ड रॉन्ग डूइंग, ठीक है। अभी आपको ऑब्वियसली बात है टाइमलीनेस, देखो रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन डिक्रीजेस जैसे जैसे टाइम जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है आपको ऑडिट जो करना है वो टाइमली मैनर में करना है। तो अब ऑब्वियसली बात है आपको रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट, तो कॉस्ट एंड रिलायबिलिटी के बीच में आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो मैंने बोला रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन समय के साथ साथ कम हो जाती है, इसलिए आपको उस इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट को ऑब्टेन करने को दोनों को मैच करना पड़ेगा। तो इसमें एक एग्जांपल दिया इंस्टीट्यूट के बुक्स में, लेट से आपने पहले 2 ऑडिट में कुछ एविडेंस कलेक्ट किया, अब आप 3rd ईयर में ऑडिट करने जा रहे हो, तो आपने 2nd ईयर वाली इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया 3rd ईयर में, बट शायद वो इंफॉर्मेशन चेंज हो गई थी, तो आपको शायद रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए थी, बट आपने नहीं लिया है, तो बेसिकली उसकी रिलायबिलिटी खत्म हो गई है। तो रिलायबिलिटी, टाइमलीनेस ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन द रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। तो बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है और जो एग्जांपल इंस्टीट्यूट में दिया ना थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि बेसिकली देखो यार, ऑब्वियसली बात है आपको ऑडिट कुछ लिमिट्स के अंदर करना पड़ता है। लेट्स से अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपको 31 मई तक रिजल्ट्स देने ही देने हैं, तो आपको ऑडिट 31 मई ऑफ द नेक्स्ट ईयर मतलब 31 मार्च के 2 महीने के अंदर अंदर आपको ऑडिट करके फाइनल करना है। तो बिकॉज रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन विल डिक्रीज ओवर द टाइम, बट आप पेपर में एग्जांपल इंस्टीट्यूट वाले ही देना कि भाई पिछले 2 सालों में जो एविडेंस लिया था वो शायद तीसरे साल में काम नहीं आ पाएगा, क्योंकि भाई हो सकता है कि वो फैक्ट्स ही चेंज हो गए हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर इवेंट्स या फिर कंडीशन में अफेक्ट एन एंटिटी एडवर्सली। हो सकता है कि भाई ऐसे एडवर्स इवेंट्स हो जाए जैसे नोकिया के साथ हुआ, राइट, कि भाई वो मार्केट से एकदम बाहर ही हो गया, तो इट में सीरियसली अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस, ठीक है। मार्केट कंडीशन चेंज हो जाए, न्यू बिजनेस मॉडल आ जाए, नया प्रोडक्ट आ जाए, या फिर कुछ ऐसा एडवर्स इवेंट हो जाए जिससे मेरा धंधा ही खत्म हो जाए। तो बेसिकली आप बेसिकली ये 5 चीजें थी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन द रेलेवेंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम, देन फ्यूचर इवेंट्स। अभी एंगेजमेंट क्या होता है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, इट्स एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग। तो यहाँ पे एंगेजमेंट का मतलब क्या है कि बेसिकली ऑडिटर वादा कर रहा है कि भाई मैं तुम्हारा ऑडिट करूंगा, है ना, तो इट टेक्स द शेप ऑफ एन एंगेजमेंट लेटर। अभी एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है, मैंने बोला एक्सटर्नल ऑडिट इज स्टैट ऑडिट, जो हम स्टैट ऑडिट बोलते हैं। इंटरनल ऑडिट मींस इट इज मोर फोकस्ड ऑन द प्रोसेसेस,
कि भाई प्रोसेसेस कैसे इंप्रूव करें। एंड स्टैट ऑडिट का मतलब क्या है कि भाई हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं और हम कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं यूजर्स का कि भाई तुम्हारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज बेसिकली यू कैन इट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। तो हम रीजनेबल एश्योरेंस दे देंगे। अभी ऑडिट की जरूरत क्या है? ऑडिट की जरूरत बहुत सारी है, मैं चलता हूं फटाफट। तो ऑडिट क्या, एक हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन देता है, यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। अभी ऑब्वियसली बात है, हो सकता है कि शेयर होल्डर्स डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व ना हो, मैनेजमेंट डिफरेंट है, शेयर होल्डर्स डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली बात है उनको एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म चाहिए कि भाई जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं दीज आर क्वालिटेटिव एंड रिलायबल। एंड ऑडिट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉय के डर माइंड में डर बना रहता है कि ऑडिटर साहब आने वाले हैं। एंड बेसिकली इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू डिटरमाइन दी टैक्स लायबिलिटीज, क्योंकि इसी के बेसिस पे टैक्स कंपटीशन होती है। बैंकर्स भी रिलाई कर सकते हैं फॉर मेकिंग देयर क्रेडिट डिसीजन, फ्रॉड और एडिट डिटेक्ट हो सकता है। एंड ऑडिटर में ऑडिट बहुत सारे कंट्रोल्स की ऑपरेशन या इफेक्टिवनेस को टेस्ट करता है, तो उससे कंट्रोल्स भी टेस्ट हो जाते हैं। तो हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स माइट नॉट बी इन्वॉल्व इन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मॉरल चेक की तरह एक्ट करता है और बेसिकली फ्रॉड और एरर को शायद डिटेक्ट करने में और बैंकर्स और गवर्नमेंट को टैक्स लायबिलिटीज डिटरमाइन या फिर बैंकर्स को क्रेडिट डिसीजन में हेल्प करता है। अब आप समझो किन किन सिचुएशंस में ऑडिट मैंडेटरी है, किस में वॉलंटरी है। तो मैंने बोला कंपनीज के केस में हमेशा ऑडिट मैंडेटरी है। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज मतलब नॉन कंपनी एंटिटीज में ऑडिट तभी मैंडेटरी है जब वो सेक्शन 44 AB ऑफ द इनकम टैक्स के अंदर कवर होते हैं। तो 44 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि भाई उस बंदे को ऑडिट कराना जरूरी है जिसका टर्नओवर इन द ईयर इज ग्रेटर देन 1 CR, ठीक है। लेकिन वो ये बोलता है कि अगर आपका 95% पैसा बैंक में आता है और 95% पैसा बैंक से जाता है तो आपके लिए जो ये लिमिट है 1 करोड़ की वो 10 करोड़ हो जाएगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई सेक्शन 44 AB में आपको कब ऑडिट करवाना है। तो मैंने बोला कंपनी के केस में ऑडिट होता ही होता है। सेक्शन 44 AB वाली मतलब सेक्शन 44 AB ऑफ द इनकम टैक्स में जो एंटिटीज कवर हो जाती है, लाइक से जो प्रोपराइटर 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर, बेसिकली इसमें क्या है ना, इसमें लिंक है। वैसे तो ये 44 AD से भी लिंक है बट वो टैक्स का सब्जेक्ट मैटर है। तो अभी आप समझो 1 करोड़ से ऊपर और या फिर अगर 95% पैसा बैंक में आता है, बैंक से जाता, तो 10 करोड़ की लिमिट है ना। लेकिन इसमें कैच है जो कि 44 AD में कवर होता है, क्योंकि 44 AD की जो लिमिट है वो 2 करोड़ है। तो अगर आप 44 AD के प्रोविजंस में कवर हो तो फिर आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये लॉजिक है। एंड है ना, और स्कूल्स को शायद करवाना पड़ जाए ताकि अगर उसे ग्रांट लेनी हो, असिस्टेंस लेनी हो गवर्नमेंट से। तो मैंने बोला ऑडिट वॉलंटरी भी हो सकता है, मैंडेटरी भी हो सकता है। कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए मैंडेटरी है अगर वो बेसिकली 44 AB में कवर होते हैं। लेकिन और हो सकता है स्कूल्स के लिए भी ऑडिट करवाना जरूरी हो ताकि उन्हें ग्रांट मिल पाए और असिस्टेंस मिल पाए, है ना। और बट जरूरी नहीं है कि हमेशा मैंडेटरी हो, है ना। तो एंटिटीज ऑडिट अपने आप वॉलंटरी भी करवा सकती है ड्यू टू द बेनिफिट्स ऑफ द ऑडिट, जो भी अपने ऊपर पड़े। ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। तो रिपोर्ट किसको देगा? ऑडिटर शेयर होल्डर्स को। गवर्नमेंट कंपनी के केस में CNAG अपॉइंट करती है। CNAG अपन ने जो पढ़ा था ना स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, तो CNAG अपॉइंट करती है ऑडिटर्स को एंड रिपोर्ट किसको जाएगी? शेयर होल्डर्स को। कंपनीज के केस में शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट जाएगी। फर्म के केस में पार्टनर्स अपॉइंट करेंगे, रिपोर्ट किसको एड्रेस होगी? हमारी पार्टनर्स को, टू दी पार्टनर्स ऑफ द फर्म, टू दी मेंबर्स ऑफ द कंपनी। स्पेशल ऑडिट के केस में गवर्नमेंट अथॉरिटी अपॉइंट करेगी और हमारी रिपोर्ट किसको एड्रेस होगी? गवर्नमेंट अथॉरिटी की। तो ये भी हमने पढ़ लिया। अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है? अब ऑडिट एक अश्योरेंस एंगेजमेंट का पार्ट है, मतलब अश्योरेंस इज अ वेरी बिग थिंग एंड ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ इट। अश्योरेंस के अंदर ऑडिट भी आता है, रिव्यू भी आता है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी आती है। इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर अगर हम जैसे सेपरेट ओपिनियन देंगे तो वो भी अश्योरेंस एंगेजमेंट आता है। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए इन अकॉर्डेंस टू द फ्रेमवर्क दैट इज लेट्स से इंड एस। तो मैंने बोला सब्जेक्ट मैटर इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको क्राइटेरिया दैट इज इंड एस। तो ऑडिटर या फिर प्रैक्टिशनर, यहाँ पे वर्ड जो हम यूज करेंगे वो प्रैक्टिशनर को यूज करेगा। तो बेसिकली वो सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट करेगा अगेंस्ट द क्राइटेरिया ताकि वो कॉन्फिडेंस बढ़ा पाए यूजर्स का। तो ये हमारा डायग्राम बताता है। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है? तो मैंने बोला एश्योरेंस एंगेजमेंट एक ऐसा एंगेजमेंट होता है जहां पे प्रैक्टिशनर कंक्लूजन देता है ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े यूजर्स का, है ना, अदर देन द रिस्पांसिबल पार्टी। रिस्पांसिबल पार्टी मींस मैनेजमेंट। तो जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए उसका तो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बढ़ा हुआ है ना कि भाई मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे बनाए हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेगा ये प्रैक्टिशनर? वो सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के अगेंस्ट इवैल्यूएट करके अपना कंक्लूजन देगा। तो यहाँ पे 3 पार्टीज है, एक प्रैक्टिशनर जो कि ओपिनियन देगा, रिस्पांसिबल पार्टी जो कि
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएगी और इंटेंडेड यूजर्स लाइक शेयर होल्डर्स, तो प्रैक्टिशनर क्या करेगा, कंपेयर करेगा। प्रैक्टिशनर इज ब्रॉडर देन द ऑडिटर। तो हो सकता है कि ऑडिट सिर्फ रिलेटेड है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन से, बट हो सकता है कि प्रैक्टिशनर लेट्स से फ्यूचर प्रोजेक्शन के ऊपर भी रिपोर्ट दे दे। तो मैंने बोला सब्जेक्ट मैटर को जो क्राइटेरिया के अगेंस्ट इवैल्यूएट करेगा वो है प्रैक्टिशनर, है ना। अभी रेस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है, जो सब्जेक्ट मैटर को बनाएगी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएगी। और इंटेंडेड यूजर्स कौन है, जिसके लिए रिपोर्ट बनाई गई है, ठीक है, ताकि वो अपना डिसीजन ले पाए। तो अभी आपका बेसिकली 3 पार्टीज होंगी। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द एश्योरेंस एंगेजमेंट, तो मैंने बोला 3 पार्टीज होंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट मींस, है ना, इट मींस एंगेजमेंट जहां पे प्रैक्टिशनर कंक्लूजन एक्सप्रेस कर रहा है टू enhance the confidence of the users other than the responsible party, कि भाई जो उसने इवैल्यूएशन किया है ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया, तो उसके बारे में तो वो इवैल्यूएशन करेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर होगा, क्राइटेरिया होगा, एंड ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा कि भाई, ताकि वो अपना कंक्लूजन दे पाए। कंक्लूजन कैसे देगा, एक रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट के अंदर देगा। सफिशिएंट मींस क्वांटिटी है, अप्रोप्रिएटनेस मींस क्वालिटी है ना। तो बेसिकली सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस होगा। सुटेबल क्राइटेरिया मींस स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस, लॉज, मतलब वो किससे कंपेयर करेगा, इन डेज से कंपेयर करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन डेज के कंप्लायंट है या नहीं है। तो मतलब बेसिकली देखो 5 एलिमेंट्स है। एक तो 3 पार्टीज होंगी, प्रैक्टिशनर, रेस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर्स। सब्जेक्ट मैटर होगा, मतलब जो कि इंफॉर्मेशन जो प्रैक्टिशनर को देखनी है। क्राइटेरिया होगा, गाइडेंस है, स्टैंडर्ड, जिससे प्रैक्टिशनर कंपेयर करेगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई करते हैं या नहीं करते। फिर वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेके रिटर्न रिपोर्ट दे देगा। ऑडिट वर्सेस रिव्यू में क्या है फर्क है, तो मैंने बोला ऑडिट रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है, जबकि रिव्यू लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है। लिमिटेड मींस देखो, अभी अपन जब नीचे जाएंगे ना, तो अपन पढ़ेंगे कि 4 टाइप की एश्योरेंस होती है। चलो एक काम करते हैं, फटाफट चलते हैं। लो लेवल ऑफ एश्योरेंस, मीडियम लेवल ऑफ एश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस एंड एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। लो लेवल एंड एब्सोल्यूट लेवल पॉसिबल नहीं है। मीडियम लेवल की एश्योरेंस मिलती है रिव्यू में, जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड एश्योरेंस, और हाई लेवल की एश्योरेंस मिलती है रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट में, दैट इज ऑडिट। ठीक है, तो अभी ऑडिट क्या है, इज अ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, while review is a limited assurance engagement. तो ऑडिट में रिव्यू में आपको बेसिकली इट विल प्रोवाइड अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन द ऑडिट। रिव्यू में आप फ्यूअर प्रोसीजर्स करोगे, थोड़े से कम प्रोसीजर करोगे, एंड लेकिन आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस तो हमेशा लेना है, हमेशा लेना पड़ेगा, चाहे रिव्यू हो चाहे जो भी हो। तो बेसिकली आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो हमेशा ही लेना पड़ेगा। तो आप ये समझ जाओ कि आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस तो हमेशा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा ना एश्योरेंस एंगेजमेंट में आप सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस तो हमेशा लोगे और आप अपनी रिपोर्ट रिटर्न फॉर्म में दोगे। तो आप बेसिकली फ्यूअर प्रोसीजर परफॉर्म करके सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लोगे, ताकि आप अपना लिमिटेड कंक्लूजंस बना पाओ। और ऑडिट एंड रिव्यू दोनों ही हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे होते हैं। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, जो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट पास्ट में हुए उसको समराइज करते हैं। तो मैंने बोला ऑडिट एंड रिव्यू। ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस, यहाँ पे लिमिटेड एश्योरेंस। ऑडिट इज अ हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस, यहाँ पे लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। लोअर लेवल का मतलब ये नहीं है इट्स अ लो एश्योरेंस, लो एश्योरेंस तो होती नहीं है ना। लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस का मतलब है मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, दैट इज लिमिटेड एश्योरेंस। यहाँ पे आप हायर प्रोसीजर्स करते हो और आप सफिशिएंट एविडेंस लेते हो। यहाँ पे आप फ्यूअर प्रोसीजर्स करते हो, लेकिन आपको तब भी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप रीजनेबल कंक्लूजंस लेते हो, यहाँ पे आप लिमिटेड कंक्लूजंस ड्रॉ करते हो। सिमिलरिटी क्या है, मैंने बोला दोनों ही हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे होते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस वर्सेस लिमिटेड एश्योरेंस, है ना। तो रीजनेबल इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस एंड लिमिटेड एश्योरेंस इज अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन द ऑडिट। इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स अ लो एश्योरेंस, इट्स अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन द ऑडिट। तो ये आपने समझ लिया, रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिट में होता है, लिमिटेड एश्योरेंस जनरली रिव्यूज में होता है। यहाँ पे थोड़े से आप ज्यादा प्रोसीजर करते हो, यहाँ पे थोड़े से कम करते हो। यहाँ पे आप रीजनेबल कंक्लूजंस लेते हो, यहाँ पे बेसिकली आप लिमिटेड कंक्लूजंस लेते हो। एग्जांपल हो गया ऑडिट, यहाँ पे हो गया रिव्यू प्लस ओपिनियन ऑन दी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि आज आप देख रहे हो कि क्या फ्यूचर में पोजीशन होगी, ठीक है। मतलब प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आप फ्यूचर के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना रहे हो। तो इट मींस द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द असम्पशन अबाउट इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन दैट वुड अकर इन द पास्ट एंड पॉसिबल एक्शंस बाय द एंटिटी। तो बेसिकली कितना रेवेन्यू होगा, क्या एसेट्स होंगे, क्या लायबिलिटीज होंगी इन द फ्यूचर, तो वो आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में बनाते हो। तो इट मींस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन about the events that may occur in the future and क्या actions लेगी entity at that point in time। तो आप forecast या फिर projection बना रहे हो, तो मतलब आप future
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, उनको प्रोजेक्शन कर रहे हो कि भाई मेरा रेवेन्यू कितना होना चाहिए। तो इट्स नॉट अ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट्स अ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, बट प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है, that will occur in the future and what will be the possible actions by the entity। अभी मेरी एज अ प्रैक्टिशनर जब मैं कंक्लूजन दे रहा हूं that the prospective financial statements are reasonable, तो मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे को ये देखना है कि जो मैनेजमेंट ने assumption यूज करी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द prospective financial information, these are not unreasonable, है ना। और जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बनी है दैट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सच assumption, these are properly presented, एंड जो भी मटेरियल assumptions है these are adequately disclosed। अभी मैं ओपिनियन कैसा दूंगा, मैं ऐसा ओपिनियन दूंगा कि भाई मेरी नजर में कोई भी ऐसा कुछ नहीं आया है कि जो कि मुझे प्रूव करता हो कि जो मैनेजमेंट ने assumption यूज करी है these are not reasonable basis for the projection। तो projection means है ना, it's about the future events or transaction and the possible actions by an entity। तो मैंने बोला फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप बना रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ assumptions, है ना, और आपको इसमें बेसिकली मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलेगी। तो ऑडिट में आपको रीजनेबल एश्योरेंस, रिव्यू में आपको लिमिटेड एश्योरेंस, प्रोस्पेक्टिव में आपको बेसिकली लिमिटेड एश्योरेंस ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आप फ्यूचर के बारे में बात करो। इंटरनल कंट्रोल्स में जो एंगेजमेंट होता है जनरली, जो एसएई स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट जो अपन पढ़ेंगे, दैट विल टॉक अबाउट रीजनेबल एश्योरेंस। तो यहाँ पे भी अपन रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। तो क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, हमारा ऑडिटर कैसा हो, मैंने बोला इंटीग्रिटी वाला हो, उसमें कल्चर की शाइन हो, है ना, इंडिपेंडेंस हो, उसको नॉलेज हो अच्छी अकाउंटिंग की, और ह्यूमन क्वालिटीज होनी चाहिए, और उसके पास वो बिजनेसमैन वाली जो क्वालिटीज होती है वो भी होनी चाहिए। अब एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, मैंने बोला एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स 4 होते हैं। एक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। पहले वाले तीनों चीजें जो लगती है वो लगती है एश्योरेंस एंगेजमेंट पे, और जो लास्ट वाली चीज है दैट इज ऑन ए नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। नॉन एश्योरेंस मींस यहाँ पे हम एश्योरेंस नहीं दे रहे, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कंपाइलेशन कर रहे हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, या फिर हम कुछ अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स कर रहे हैं। तो ऑडिट लगता है हिस्टोरिकल, एसेस लगते हैं ऑन द ऑडिट ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसआरई लगते हैं ऑन द रिव्यू ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस लगते हैं ऑन द prospective financial information other than audits and reviews of the historical financial statement, मतलब let's say prospective financial information या फिर internal controls के ऊपर, या फिर यहाँ पे एक prospectus वाला भी ऐसे ही है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। SRS लगते हैं let's say agreed upon procedures, मतलब भाई मैं ये 4 प्रोसीजर ही करूंगा, मैं बैंक को कंफर्मेशन भेजूंगा, कंफर्मेशन का जो रिप्लाई आएगा उसको डॉक्यूमेंट करूंगा, बस this is my role। So this is a SRS, this is not a assurance engagement, because you are not assuring him, you are rather saying that I have only done these things, right? Compilation engagement means कि आपने financial information को compile किया, and the boss of it is the SQC। SQC means it's a firm level control की जो firm की जो reports है these are appropriate in the circumstances। तो moderate level assurance आप review में लेते हो, prospective को low possible नहीं है, मॉडरेट आप रिव्यू में लोगे, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे लोगे, यहाँ पे एसआरई लगेगा, यहाँ पे एसई लगेगा। हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस आप ऑडिट में लोगे, यहाँ पे एसईज लगेंगे। रिपोर्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल्स पे भी जो लगता है वो एसईज लगते हैं, बट यहाँ पे आप रीजनेबल एश्योरेंस देते हो, ना कि आप लिमिटेड एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस पॉसिबल नहीं है। नो एश्योरेंस कंपाइलेशन या फिर अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, जिसमें लगते हैं एसआरएस, और इन सबके ऊपर लगता है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट किसके ऊपर लगते हैं, मैंने बोला ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटिंग के बहुत सारे टाइप है, लाइक एसए 200, एसए 230, ये सारे एग्जांपल है। एसए 200, 230, 315, 500, 700। रिव्यू एंगेजमेंट्स, मैंने बोला यहाँ पे आप थोड़े से कम प्रोसीजर करोगे एज कम्पेयर टू ऑडिट, बट आपको तब भी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है, वो तो हमें हर एश्योरेंस एंगेजमेंट में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड ये आप लिमिटेड एश्योरेंस दोगे, एंड इट इज अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस एज कंपेयर टू ऑडिट। अब आप एसआरई 2400, 2410, ये 2 एग्जांपल्स हो गए। स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट बेसिकली एसएईज, तो यहाँ पे ये अप्लाई होते हैं other than audit or review of the historical financial information। एग्जांपल ले लो prospective financial information, है ना। तो मैं यहाँ पे आप historical financial information पे नहीं ओपिनियन दोगे, या फिर आप बेसिकली लेट्स से कंट्रोल्स के ऊपर दोगे, तो कंट्रोल्स भी these are not financial information, राइट। तो मैंने बोला यहाँ पे जनरली, या फिर it will not be historical financial information, या फिर non financial matters like design and operation of the internal controls। एग्जांपल ले लो ऐसे 3400
प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन दी कंट्रोल्स एट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। फिर एसआरएस अपन बात करते हैं, तो मैंने बोला यहाँ पे आप अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंड बेसिकली यू कैन से अग्रीड अपॉन प्रोसीजर का मतलब भाई मैं बैंक को कंफर्मेशन भेजूंगा, जो रिप्लाई आएगा उसको डॉक्यूमेंट कर दूंगा, ठीक है, या फिर मैं कंपाइलेशन करूंगा। तो ये दो एग्जांपल हो गए, एसआरएस 4400, एसआर 4410। एसक्यूसी 1 इट इज, तो एसक्यूसी 1 में अपन क्या बोलते हैं कि मैंने बोला फर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, कि भाई जो ऑडिट हो रहा है, जो रिव्यू हो रहा है, या फिर अदर अश्योरेंस या फिर रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट हो रहे हैं, है ना, उनमें बेसिकली क्वालिटी आ रही है, तो वो आपको ऐसा सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बनाना है जो आपको इंश्योर करे दैट द फर्म एंड इट्स पर्सोनल आर कंप्लाइंग विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड द रिपोर्ट्स इशूड आर अप्रोप्रिएट। अभी स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों है? क्योंकि मैंने बोला आपकी ऑडिट क्वालिटी बढ़ती है, यूनिफॉर्मिटी बढ़ती है, आपको बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी बढ़ती है ना, आपको ग्लोबल प्रैक्टिसेस के हिसाब से ऑडिट हुआ मिलता है ना, एंड इट विल इक्विप अकाउंटेंट्स विद द नॉलेज एंड स्किल। अभी आपकी एज अ ऑडिटर what are your duties in relation to engagement quality control standards, मतलब ये सारे स्टैंडर्ड्स, राइट। तो मैंने बोला स्टैंडर्ड्स, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स में सारा आता है, एसएस, एसआरईज, एसआरएस, है ना, एसएईज एंड एसक्यूसीज, ये हमने पढ़ा ना पूरा का पूरा। तो ये एंगेजमेंट क्वालिटी एक सेकंड, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के अंदर आता है। तो अब इसका फायदा क्या होगा? तो मैंने बोला अब अगर लेट से अगर आप कोई भी डिपार्चर कर रहे हो फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड, तो आपको बताना है कि हाउ दैट ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर जो आपने किया है अचीव्स द पर्पस ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोसीजर, ठीक है। एंड आपको इस डिपार्चर के रीजन को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि भाई व्हाई यू हैव डिपार्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड, एंड आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी अटेंशन ड्रॉ करना पड़ेगा ऑफ द यूजर्स दैट यू हैव डिपार्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड, बट mere disclosure will not let you go away from the responsibility of complying with the applicable standards। तो बेसिकली मतलब आपको डॉक्यूमेंट करना है कि कैसे ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स अचीव करते हैं द पर्पस ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोसीजर, व्हाई यू हैव टू डिपार्ट फ्रॉम दिस प्रोसीजर एंड यू हैव टू डॉक्यूमेंट इट एंड योर रिपोर्ट शुड ड्रॉ अटेंशन टू दिस मैटर। तो ये बेसिकली हमने चैप्टर नंबर 1 का सुपर फास्ट रिवीजन कर दिया है।